हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर आरपीआई ग्रेड बी ईएसआई 2025 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब दीज आर द क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड। तो आपको पता है अगर एग्जामिनेशन लेवल इतना आया होगा, राइट, तो भी मेमोरी बेस्ड आपका यहाँ तक ही कवर कर पाते हैं। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आपको यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल में देखने के लिए मिलता है। उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं याद रख पाते हैं, एज यू नो वेरी वेल, क्योंकि पेपर पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की मेमोरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके कुछ सिमिलर रहेंगे जिस तरह के एग्जाम में आए थे, या फिर जैसे स्टूडेंट्स ने बताया है, तो माइनर वेरिएशंस यहाँ पर पॉसिबल है। और ये जो वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस को मैं ऐसा नहीं पढ़ाने वाली कि मैं केवल आपको बता दूं कि देखो ये क्वेश्चंस आए थे। rather what we are going to do, we are going to analyze what कि क्वेश्चन क्यों आया, किस तरह का क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर आपका आया था। तो देखो यहाँ पर ना एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है वो हमें समझना जरूरी होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, which fintech company will collaborate with the Ministry of MSME and SIDBI to onboard more small merchants onto the उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यूजुअली एग्जाम में मतलब यूजुअली क्या आते ही 5 ऑप्शंस हैं, बट हम लोग 4 ऑप्शंस के साथ जाएंगे। बट यहाँ पर हमारी जो मेन अपनी फोकस रहेगी वो रहेगी क्वेश्चन को समझने में। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल किससे रिलेटेड है? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, राइट। अब यहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और सिडबी का, और ये जो फिनटेक पार्टनर है ये है फोन पे। तो आंसर तो आपका फोन पे हो जाएगा। अब एग्जामिनर ने ये यहाँ पर क्यों पूछा? क्योंकि एमएसएमईज और फिनटेक का एक इंटीग्रेशन हो रहा है, जहां पर गवर्नमेंट फॉर्मलाइजेशन की बात कर रही है स्मॉल बिजनेसेस की। तो यहाँ पर आपको याद में रखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस उद्यम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री एमएसएमई हैंडल कर रही है, उनकी स्कीम्स, उनके यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं, रोल क्या है सिडबी का एमएसएमई से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो जैसे इस बार उद्यम आया, उद्योग आधार क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली हमारे पास में कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस की देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर भी फोन पे हो जाएगा। फोन पे ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ में यहाँ पर अपना पार्टनरशिप किया था। ये सब देखो, अब ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, बट इससे बेसिस पर यहाँ पर क्या रिपीट हो सकता है वो हमें समझ में आएगा। व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले अंडर पीएम धन धान्य कृषि योजना? तो यहाँ पर अब आपसे गवर्नमेंट स्कीम्स में कितना अलोकेशन किया जा रहा है वो पूछ रहे हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपीस जो है वो आपका आंसर रहेगा। अब मेन चीजें यहाँ पर क्या याद रखनी है, देखो सबसे पहले तो अलोकेशन यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। फेवरेट स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बो बनता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि धन धान्य वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जो होती है वो आपके स्टैटिक का भी पार्ट होती है, और उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आया या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो भी आपसे पूछा जाता है। अब जैसे ये यूनियन बजट में आई थी उस टाइम पर, तो स्टैटिक और डायनेमिक का एक कॉम्बो बना, एंड यहाँ पर आपसे डायरेक्ट नंबर्स पूछे जाते हैं, राइट। तो या तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस कर पूछ लेंगे, केस स्टडी बेस कर पूछ लेंगे। अब ये आपका इंस्पायर हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन यहाँ पर नीति आयोग ने किया था, और यहाँ पर 49 इंडिकेटर्स रखे थे केपीआई के लिए। तो बेसिकली जो ट्रैप आपसे यहाँ पर हो सकता है, आपके लिए ट्रैप केवल यही रहेगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इंडिकेटर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। तो अगर मान लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो क्या आएगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लो क्रेडिट है, प्रोडक्टिविटी काफी लो है, तो यहाँ पर आप कौन सी स्कीम को अप्लाई कर सकते हो, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्कीम में एलोकेशन 24,000 करोड़ का किया गया। बेनिफिट देंगे 1.5 करोड़ फार्मर्स को। स्कीम फोकस करेगी कैसे फार्मर इनकम को एनहांस करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रेडिट एक्सेस के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास पीएम धन धान्य कृषि योजना ड्रॉ करता है इंस्पिरेशन किस प्रोग्राम से? देखो अब इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमारे पास में इंस्पिरेशन किस से ली गई है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट।
तो अब यहाँ पर कोई भी आपकी स्कीम किस स्कीम के साथ कनेक्टेड है या आपके स्कीम से इंस्पायर हो रही है। जैसे अब यहाँ पर मनरेगा और यहाँ पर वीजी रामजी स्कीम है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी सिमिलर स्कीम्स हैं, तो बेसिक्स आपको इनके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में अब पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, पहले क्वेश्चन आते थे कितना बजट एलोकेट हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डीप डाउन जा रहे हैं और आपसे कुछ अदर तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कितना यहाँ पर कौन सी आपकी स्कीम से ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो इंस्पायर हो रही है। ये आपको ये भी याद रखना है। Which institution will finalize the list of 100 districts under the scheme by July 31st, 2025? तो यहाँ पर 2025 तक कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर ही फाइनलाइज करनी थी, तो वो अब आपको बतानी थी। तो यहाँ पर एक पैसेज आया होगा और फिर आपसे क्वेश्चंस आए होंगे। तो पहले तो आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वरना फिर अगर आपको मान लो सेकंड क्वेश्चन नहीं आता था तो हाई चांसेस थे या थर्ड क्वेश्चन भी गलत ही करोगे। सो क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट में या फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली कोई एक आपको यहाँ पर मॉडल दे दिया जाएगा, अगर मॉडल का नाम नहीं पता है तो बाकी सारे क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑफ कोर्स नीति आयोग होगा। हाउ मेनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर यूज्ड अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? तो अब यहाँ पर कितने केपीआईज हैं? फैक्ट्स का अंडर आप देखो फैक्ट्स कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, जितने मतलब आप लोगों को बिल्कुल एकदम नंबर परफेक्टली पता होना चाहिए। और कंफ्यूज करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर इस तरह के क्लोज वाले भी नंबर्स दे दिए जाते हैं, जैसे 50, 52। यहाँ पर आंसर जो होगा वो 49 होगा। 49 केपीआईज हैं, जिसमें कि 5 सोशो इकोनॉमिक थीम्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कवर करा है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिगार्डिंग द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 विच इज करेक्ट? तो अब आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब समझना इस बात को, सबसे पहले चलो स्टेटमेंट से एक बार रीड करते हैं। ओनली ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑफिशियल नेशनल डेटा, फर्स्ट एवर असेसमेंट है इसका काइंड का, क्लासिफाई करता है फॉरेस्ट को नेचुरली रीजनरेटिंग एंड प्लांटेड फॉरेस्ट के अंडर। तो अब आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है कि कोई फर्स्ट एवर रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कि भाई इसके जैसी और भी कोई रिपोर्ट्स आई हुई है मार्केट में, तो वो आपको पता होनी चाहिए, हाल फिलहाल में न्यूज में थी, नई भी न्यूज में है, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, तो क्या इससे पहले इस तरह की कोई और रिपोर्ट्स आई हैं, उनका डेटा किस तरह का था, यहाँ पर क्या वहां डेटा रिवील कर रहा था। अब आपको सब कुछ बैकग्राउंड में भी पता होना चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट करना है, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑफिशियल नेशनल डेटा होता है। फॉरेस्ट को ये नेचुरल और प्लांटेड फॉरेस्ट में आपका लेकर आता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट नेचुरल फॉरेस्ट को कट करती जा रही है और प्लांटेड फॉरेस्ट लेकर आ रही है, जहां पर कि वो एक पेड़ माँ के नाम एंड ऑल सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो इसीलिए अब आप समझ पा रहे हो, एक सोशल इश्यूज को इकोनॉमीज के साथ कनेक्ट कर उस रिपोर्ट को मार्केट में मतलब उस क्वेश्चन को एग्जाम में लाया गया है। सो आपको यहाँ पर इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड में भी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आया कि भाई ये ओनली फर्स्ट एवर असेसमेंट है, तो केवल करेंट अफेयर्स पढ़ने से बात नहीं बनेगी, करेंट अफेयर्स की अच्छी थरो नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 8 महीने के करेंट अफेयर्स इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं ताकि यहाँ पर इस तरह की आपको अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप आंसर कर पाओ, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट आई है, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम में आप कंफ्यूज कर क्वेश्चन गलत मार्क करोगे, इसके चांसेस हाई हो गए। फर्स्ट एंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका सेकंड गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर बन जाएगा। सो ये यहाँ पर एफआरए जो है नॉट द फर्स्ट एवर रिपोर्ट, पब्लिश की जाती है हर 5 साल में सिंस 1948। हाउएवर यहाँ पर ये ऑफिशियल नेशनल डेटा के ऊपर बेस्ड और फॉरेस्ट को क्लासिफाई करती है नेचुरल एंड प्लांटेड कैटेगरीज में। Which statement is correct regarding environment audit rules 2005? Auditors select through experience and interview,
both central and state governments may assign audit tasks. A tier 2 mechanism exists for cross verification. फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि आंसर क्या होना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट ऑडिट्स असाइन करती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सिलेक्शन बेस्ड सिस्टम नहीं होता, इंटरव्यू बेस्ड ऑडिटर सिलेक्शन होता है, जो कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट को अब आपको कैसे करना है, एलिमिनेट करना होगा। तो आपको ये याद रखना है कि इंटरव्यू बेस्ड ऑडिटर सिलेक्शन जो है वो थोड़ा लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन ऐसा होना यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। डू यू रियली फील यू हैव सच गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर इस तरह के इंटरव्यूज ले सकती हैं? नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे लेकिन मैम ब्यूरोक्रेसी ले सकती हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू फॉर दिस इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आप किसी फर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, आप उस फर्म में एंटर भी किसी इंटरव्यू के थ्रू किए होंगे या उस फर्म की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग लिया गया होगा। तो इसी वजह से हम ये नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट असाइन कर सकती है ऑडिट टास्क, तो बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, कोई प्राइवेट सिलेक्शन तो होगा नहीं। और फिर ये बोल रहे हैं कि एक 2 टियर का मैकेनिज्म है फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ पर आपका स्टेटमेंट केवल सेकंड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद में रखना है कि किस तरीके से इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास में अब जैसे ये 2 टियर मैकेनिज्म है, हाई चांसेस होंगे कि ये 3 टियर मैकेनिज्म होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 टियर लिखा है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ये करेक्ट भी होगा, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट ने सोचा होगा ये नंबर लिखा है तो गलत ही होगा। तो यहाँ पर आपको पहले एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज रिवाइज्ड मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर पहले बोलते हैं इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, फिर बोलते हैं ऑर्डरली डेवलपमेंट होगा F&O मार्केट का, ऑल ऑफ द अबव है, स्ट्रेंथन करेंगे रिस्क ओवरसाइट को। तो अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पर सेबी ने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स को इशू किया था ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करें, रिस्क को कंट्रोल करें और मार्केट्स को स्टेबलाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारे पास सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा, यहाँ पर डेवलप्ड F&O दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, आपको ऑर्डरली डेवलपमेंट करना ही होगा, रिस्क ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करना है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने सेबी का जो विजन है, सेबी का जो मिशन है, उसको अलाइन करते हुए अपना आंसर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अंडर द रिवाइज्ड MWPL लिमिट्स। तो यहाँ पर अब आपसे लिमिट्स का पूछा गया है। देखो, डायरेक्टली यहाँ पर यू मस्ट रेक्टिफाई दिस, राइट। ये यहाँ पर आपके पास में ऐसा ट्रैप है जिसमें आपको रटना ही पड़ेगा नंबर्स। यहाँ पर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आरबीआई सेबी के एग्जाम में। इतना आपको अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो नहीं इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेटरी के एग्जाम्स है, नंबर्स रटने ही पड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैसे रटे, हमें याद नहीं रहते। देखो, याद नहीं रहते हैं वो आपके जैसे सभी को नहीं रहते हैं, उनको बार बार रिवाइज करना होता है। और जब आप उन नंबर्स को रीड कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग दोस नंबर्स, ताकि आप सेकंड टाइम जब रीड करने जा रहे हो आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि हाँ नंबर कुछ इसी के आसपास था, तीसरी बार में वो रट जाएगा आपको, समझे। तो यहाँ पर अटेंटिवली पहली बार नंबर्स को, न्यूज को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से रीड करो, फिर उसके बाद में आपको जब रिवीजन करोगे थोड़ा सा याद रहेगा, कुछ चीजें भूल भी रहोगे तो थर्ड तक वो आपकी रट जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ पर जो लिमिट पूछी गई है, लिमिट के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये बताओ क्या लिमिट का आंसर होगा। इसका आंसर 20% होगा, ठीक है। तो हमारे ब्रोकर्स के लिए यहाँ पर 20% का लिमिट लगाया गया है। सो रिवाइज गाइडलाइंस यहाँ पर बताती है कि इंडिविजुअल लिमिट्स डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए कितनी होनी चाहिए, जिसमें ब्रोकर्स के लिए 20% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह का कंसेंट्रेशन रिस्क ना हो। यहाँ पर आप एक ही जगह सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करो या एक ही जगह से सारे फंड्स नहीं आ रहे हो, ये हम देखते हैं, ठीक है। एक ही बोरोवर से, एक ही सेक्टर में, एक ही रीजन में, कुछ भी यहाँ पर कंसेंट्रेशन रिस्क के अंडर आएगा। नेम ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च्ड अंडर
PMAY अर्बन 2.0 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया गया। अब ये पूछ रहे हैं इसका नाम क्या होना चाहिए। थिंक ऑफ अ टाइम कि आपने इस न्यूज को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो क्या आप इसे सही कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल है, तो आपको ऑप्शन दे दिया हाउसिंग फॉर भारत। अब आप सोचेंगे अमित शाह तो आजकल भारत के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। आवास संकल्प, अब इस तरह के बहुत सारे अलग अलग घर घर योजना, तो ये सब क्या है, यहाँ पर आपके ये जो ऑप्शंस हैं ये कुछ वैसे ऑप्शंस हैं जो कि आप किसी और स्कीम से या कहीं और गवर्नमेंट के विजन से रिलेट कर रहे हैं, तो आप उन्हें करेक्ट मार्क कर लेंगे। लेकिन आंसर यहाँ पर अग्निकर 2025 है। प्योरली फैक्चुअल न्यूज है, कोई भी ट्रैप यहाँ पर नहीं है। ट्रैप केवल इतना ही है कि अगर आपने पढ़ा है तो आप सही करोगे, नहीं पढ़ा है तो गलत हो जाएगा, राइट। चलो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ये बन गया। तो अग्निकर 2025 एक सोशल बिहेवियर चेंज लाने की बात की और इश्यूज लाइक वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, हेल्थ फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेनिफिशियरी। Which portal was launched on 1st July 2020 for MSME registration? सो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं 2020 में एक पोर्टल लाया गया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड था, अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई इससे इतने सारे क्वेश्चन अगर इस तरह के कि एमएसएमई से कॉन्सेप्ट के आ रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि आरबीआई के फोकस में इस बार क्या है। जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा फोकस में था तो उस पर से आपको डिस्क्रिप्टिव भी आया, तो इस बार क्या फोकस में है? उद्यम पोर्टल था एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? उद्यम पोर्टल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये आंसर है। और यहाँ पर इसने उद्योग आधार को हटाकर प्रोसेस जो था रजिस्टर करने का एमएसएमई को इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया पर सिंप्लीफाई किया। इनकी डेफिनेशन बदली गई थी यूनियन बजट में, याद है। तो अब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डेफिनेशन थी उसे रटकर जा रहे थे, लेकिन अब डेफिनेशन से थोड़ा अलग वापस बेसिक्स पर आ गए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ईएसआई में अगर आप पढ़ने जा रहे हो, आपको यहाँ पर पहले तो बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर उनको करंट अफेयर से कोरिलेट किया जाएगा और तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है। Which regulator oversees the TREADS platform? A very basic question, right? But again, क्या है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज कि हम वापस स्टैटिक पर आ गए। तो आरबीआई यहाँ पर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लेकर आता है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ना यही सेल करते हैं कि केवल करंट अफेयर्स पढ़ लो, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को इसके लिए प्लेलिस्ट बनाकर दी थी कि एक बार स्टैटिक पढ़ लेना, साथ में चाहे करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस रखना। हाँ, अगर फोकस ज्यादा और कम की बात करो तो आपको फोकस ज्यादा करंट पर करना है, लेकिन सिर्फ करंट पर करना है ये नहीं करना। तो आरबीआई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लेकर आई थी। अब इस पर प्लेटफॉर्म पर होता क्या है, यहाँ पर अलग अलग एमएसएमईज होती हैं, वो क्या करेंगी, अपने अपने जो बिल्स होते हैं, देखो एक इसको ना कॉन्सेप्ट को ही समझा देती हूँ मैं अच्छे से आपको। तो हमारे पास में क्या होता है, बैंक्स होते हैं और एमएसएमईज होती हैं। अब सबसे पहले एमएसएमई सप्लायर के थ्रू समझना कि एक एमएसएमई सप्लायर है, उन्होंने सामान बेचा। अब उन्होंने वो सामान जब बेचा तो यहाँ पर पेमेंट में टाइम है, क्योंकि एक स्मॉल कंपनी है, इसको वर्किंग कैपिटल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर बायर ने तो बोल दिया कि भाई पेमेंट मैं 45 डेज के बाद करूंगा, इनको पैसा अभी चाहिए ताकि ये नए ऑर्डर्स ले पाए। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो बिल्स हैं, जो इनके नाम पर बिल बनाए इन बायर्स के नाम पर, ये बायर्स उन बिल्स को साइन करेंगे, साइन कर एमएसएमई सप्लायर को वापस देंगे। ठीक है कि भाई ड्यू डेट में हम पेमेंट कर देंगे। इन बिल्स को ही हम यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेल कर देते हैं और बदले में ये कुछ डिस्काउंट फी कट कर एमएसएमई को फंड्स दे देते हैं। और जब यहाँ पर डेट आती है पेमेंट की तो बायर डायरेक्टली पेमेंट किसको करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ना इन्हीं सारी चीजों को करेक्ट किया गया है। अब देखो जब बजट आता है, बजट का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट का फोकस क्या है अगले कुछ सालों के लिए, राइट। तो सालों के लिए नहीं, मतलब एक पूरे साल में क्या फोकस रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी थीम से कनेक्ट करते हुए फिर आपके क्वेश्चंस आए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेड्स। तो ये बोलते हैं कि प्री पोस्ट शिपमेंट फैक्टरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फाइनेंस करने के लिए एमएसएमई रिसीवेबल्स को, क्रेडिट डायरेक्टली बाय आरबीआई या फिर ओनली सर्व पीएसयू। देखो यहाँ पर एमएसएमई रिसीवेबल्स का मतलब हुआ
वही बिल्स जो कि यहाँ पर पेमेंट जिनके थ्रू हमें मिलेगी। देखो जब पेबल्स बोलते हैं तो मतलब कि हमें जब पेमेंट अभी करनी है, की नहीं है, ड्यू डेट पर पेमेंट करनी है, और रिसीवेबल्स जो हमें पेमेंट रिसीव करनी है। तो ऑफ कोर्स बिल्स के थ्रू हम वही कर रहे हैं। और इनकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा था? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि इसको परचेज कर रहे थे। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर एमएसएमईज अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स को ऑक्शन करते हैं। मल्टीपल फाइनेंशियर्स को यहाँ पर पेमेंट रिसीव की जाती है इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द क्रेडिट पीरियड। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अब आपको इसमें बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 14 साल का यहाँ पर ओल्ड चाइल्ड एलिजिबल है, इंश्योरेंस फीस कर जाता है 68 पर पर्सन, डाइंग एट 40-54 एलिजिबल फॉर क्लेम, लॉस ऑफ वन आई एंटाइटल्स 1 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन। सो अब इसको ना बहुत ध्यान से देखना। देखो एक तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक दे नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर रहता है जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना इन दो स्कीम्स को कवर करने में कि वो इससे ज्यादा एनरोलमेंट्स कराए, राइट। तो यहाँ पर एज जो है वो 18 से 70 इयर्स की है। 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए दिए जाते हैं, जिसमें एक आंख जाना या एक हाथ जाना या एक पैर जाना आता है, और 2 लाख डेथ के लिए, या फिर अगर फुल डिसेबिलिटी हो गई। तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है, ये याद रखना। तो एज का कंफ्यूजन जो दिया है इन्होंने वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है वो वर्कर्स के लिए दिया जा रहा है। तो 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड कैसे एलिजिबल हो गया यहाँ पर? ठीक है, हमारे यहाँ वर्किंग एज क्या है? 15 साल की है। सीधा सा सोच कर देखो ना, 15 साल हमारे यहाँ वर्किंग एज है, तो 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड कैसे ही एलिजिबल हो जाएगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी ऐसे ही इनकरेक्ट हो गई। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर एक आई है तो एंटाइटल होगा 1 लाख का कॉम्पनसेशन, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो गई 54 एज पर, अगर एक्सीडेंट की वजह से होती है तो वो अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है। तो स्टेटमेंट उस तरह से ही आपकी फ्रेम होकर आई होगी एग्जाम में। इंश्योरेंस आपका सीज करता है 70s की एज में, और क्लेम यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए, और फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख रुपए। हु इज एलिजिबल अंडर कारा अडॉप्शन रूल्स? तो यहाँ पर अब आपसे कारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी स्ट्रिक्ट अडॉप्शन एलिजिबिलिटी रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी को सोशल मीडिया पर देखा, वो उसको यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आर दे एलिजिबल और नॉट, या फिर यहाँ पर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो सिंगल फीमेल 45 इयर्स अडॉप्टिंग 5 ईयर ओल्ड अलाउड है। couples composite age 92 adopting below 4, सिंगल मेल अडॉप्टिंग अ गर्ल चाइल्ड। देखो एक तो सबसे पहले ये याद रखना कि एक सिंगल मेल को डायरेक्टली मना कर दिया गया है कि वो चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा अभी ना करेंटली ये सारा ट्रांसजेंडर वाला सीन चल रहा है जिसमें कि ये लोग बिल लेकर आए हैं। आई डोंट लाइक द बिल, आई एम परफेक्टली मतलब वेरी मच ओपनली टेलिंग दिस थिंग, दिस कैन नॉट हैपन एंड दिस शुड नॉट हैपन, ओके। डिग्निटी यहाँ पर लाइफ टू हमारी जो है डिग्निटी हमें लीड करनी होनी चाहिए, और ये हमारे आर्टिकल 21 भी बोलता है इवन नॉट जस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बट ऑल्सो हमारी डेथ विद डिग्निटी होनी चाहिए, जैसा कि हमने हरीश राणा के केस में भी देखा था। बट आई डोंट नो हाउ सच काइंड ऑफ लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड बाय सच रिटार्डेड माइंड्स, एंड आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड रिटार्डेड माइंड्स बट आई एम नॉट सॉरी। एनीवेज, सो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल मेल अडॉप्टिंग अ गर्ल चाइल्ड आपका आ जाएगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि कपल्स कंपोजिट एज जो दे रखी है 92, अडॉप्टिंग चाइल्ड बिलो 4 ये भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए केवल एक ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो कारा रूल्स क्या है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सिंगल मेल यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, सिंगल फीमेल अगर यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है, चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंगल मेल यहाँ पर गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है। अमित 45 इयर्स ओल्ड है, एनरोल कर रही है एनपीएस में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? कंट्रीब्यूट इनको एज 70 तक करना है, विड्रॉ ये 5 साल के बाद कर पाएंगे। यहाँ पर जो है इनके मैनेजर वो 5 बार बदलेंगे, ए एंड बी ओनली। तो अब आपको बताने की क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर एनपीएस की बात हो रही है जिसमें कि कंट्रीब्यूशन टिल 70 तक किया जाता है,
और पार्शियल विड्रॉ अलाउ किया जाता है। फंड मैनेजर की यहाँ पर जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको फिक्स दी जाती है, ऐसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर दैट इज नॉट राइट। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर ए एंड बी हो जाएगा। तो फंड मैनेजर को बार बार चेंज करना ये अलाउड नहीं है। सो आप देखेंगे विड्रॉल यहाँ पर 3 साल में कर सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स। आप केवल एक फाइनेंशियल ईयर में ही अपने फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अब क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की एलिजिबिलिटी से। सो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एलिजिबिलिटी 3 किलोवाट इंस्टॉलेशन यहाँ पर 60% सब्सिडी मैक्स। अब इसके अलावा एप्लीकेंट विद एग्जिस्टिंग 1 किलोवाट सोलर कनेक्शन, टेनेंट अप्लाइंग फॉर रेंटेड हाउस। तो ये सभी एलिजिबल है या कौन एलिजिबल रहेगा, ये अब आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं उनमें हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर भी 1 ओनली हो जाएगा। देखो पीएम सूर्य घर बिजली योजना में 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया टारगेट था, जिसमें कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमें मंथली प्रोवाइड करनी थी। यहाँ पर 30,000 रुपीज दिए जा रहे थे 1 किलोवाट के लिए, 60,000 रुपीज दिए जा रहे थे 2 किलोवाट के लिए, 78,000 रुपीज दिए जा रहे थे 3 किलोवाट के लिए। लो इंटरेस्ट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7% यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन्स भी दिए जा रहे थे। और एप्लीकेंट्स आपके पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते थे। उनको एक इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी था और घर का ओनर होना, मस्ट ओन अ हाउस विद रूफ सुटेबल फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होना चाहिए, एक वैलिड एक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेनेंट्स के लिए ये नहीं बना है। Which is correct regarding Stand Up India? अब Stand Up India, Startup India, these are some आपकी umbrella schemes and core schemes और better से यहाँ पर flagship schemes of the government, current government। तो ये आपसे of course पूछी जा सकती है। Tax skilling 5-year profit eligible, 51% women और SC/ST stake, existing expansion finance या फिर manufacturing only। तो अब आप बताएंगे स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो यहाँ तो स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट में लिखे है, वैसे एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से थी कि एक टैक्स स्किलिंग कंपनी है जिसमें 5 साल का प्रॉफिटेबल ट्रैक रहा है और ये ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर का है। कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि यहाँ पर एक्सपेंशन फाइनेंस लेती है वो एलिजिबल है, या फिर स्कीम जहाँ पर लोन्स दिए जाते हैं केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तो क्या स्टेटमेंट का आंसर होना चाहिए यहाँ पर? बी स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आपको पता है एनकरेज करते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बाय वीमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पर कॉम्पोजिट लोन 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक का होता है। एटलीस्ट 1 SC/ST या फिर एक वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। एप्लीकेंट की जो एज है वो यहाँ पर 18 इयर्स की होनी चाहिए या उससे ज्यादा, और ये एक SC/ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। एंटरप्राइज यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के लिए एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड किया जाएगा बाय SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। बोरोवर यहाँ पर आपके डिफॉल्ट में नहीं होने चाहिए विद एनी बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन रीपेबल होता है 7 साल के अंदर और एप्लीकेशन जो है वो आपकी बैंक ब्रांच के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस आपके पुराने स्कीम्स के ऊपर भी पूछे गए हैं, विच आर ऑफ कोर्स द फ्लैगशिप स्कीम्स, और यहाँ पर या फिर अम्ब्रेला स्कीम्स हो सकती है। रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, नाउ दिस इज आल्सो वेरी मच इन न्यूज एंड सेबी की जो आई थी एनुअल रिपोर्ट उसमें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रखी थी। तो ऑफ कोर्स इस तरह की जो न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में सिलेबस तो सभी चीजों से रिलेटेड है, तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स विद 15 लाख एलिजिबल, ठीक है, इन्वेस्टर्स विद 10 लाख रुपीज कैन विड्रॉ एनी टाइम। तो अब आपको बताना है ये क्या है। देखो इसको सेबी लेकर आया था जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव था और एक न्यू इन्वेस्टमेंट कैटेगरी थी इंडिया में जो कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आए और हमारे म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बीच में
देखो म्यूचुअल फंड्स वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो कि यहाँ पर आपके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा करते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर इनके बीच में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि हमारे पास में एक मिडिल क्लास फैमिली भी होती है, तो ये मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पर जिनको बाकी स्कीम्स का कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, तो इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लेकर आए जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की करनी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस रख सकते हो, सेक्टर रोटेशन, हायर डेरिवेटिव यूसेज कर सकते हो। तो ये मास एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए थी जहां पर रिस्क एपेटाइट भी हाई थी और अंडरस्टैंडिंग मार्केट न्यूएंसेस की भी हाई थी। तो जो स्पेशलाइज्ड यहाँ पर बेसिकली ना आपको नॉलेज होगी अगर मार्केट की तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एसआईएफ यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन लिमिट्स ऑफर करते हैं कि आप 15% तक किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये याद रखने का है। एंड यहाँ पर आंसर आपका केवल 1 हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था 10 लाख रुपए होता है। अब यहाँ पर अटल वायु अभ्युदय योजना, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम आपकी फिर से पूछी जा रही है जिसमें आपको क्या पूछा गया है, अटल वायु अभ्युदय योजना। सो यहाँ पर अब आपके पास में बीपीएल सीनियर्स दे रखे हैं 60+ एलिजिबल, 40% प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस एनजीओ के लिए, मिनिमम स्पेस पर बेड यहाँ पर 6 स्क्वायर फीट का दे रखा है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो पहले चलता था नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, अब इसको यहाँ पर अटल वायु अभ्युदय योजना कर लेकर आए ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, शेल्टर और वेलफेयर सीनियर सिटीजन को दी जाए। अब अगेन मैंने जैसा बोला कि यूनियन बजट आपको केवल नंबर्स के लिए याद नहीं करना, आपको याद होगा यूनियन बजट में बात की गई थी कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को हमें प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पर उनकी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना है, जिसमें कि इंश्योरेंस स्कीम और आपका यहाँ पर आयुष्मान योजना इन सब से रिलेटेड भी बात की गई थी। तो अब आपको यहाँ पर इसी से रिलेटेड बेसिकली आपको समझ में आया कि एमएसएमई एक थीम हो गई, सीनियर सिटीजन एक थीम हो गई, जो कि डायरेक्टली नहीं बोली गई है लेकिन इनडायरेक्टली हम समझ पाए। तो यहाँ पर ग्रांट्स एंड एड देने हैं जो रनिंग सीनियर सिटीजन होम्स है, कॉन्टिन्यूस केयर होम्स, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स, हम यहाँ पर फिजिकल एड्स देते हैं, असिस्ट करते हैं लिविंग डिवाइसेस को। ठीक है, एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि इमोशनल सपोर्ट देती है, फील्ड इंटरवेंशन हम यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो बेडरूम या डॉर्मेट्री जो है उसमें आपको 7.5 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया चाहिए पर रेजिडेंट और टोटल लिविंग एरिया यहाँ पर मिनिमम 12 स्क्वायर मीटर्स का होना चाहिए कारपेट एरिया पर रेजिडेंट। ओके, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, रिमेनिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए, बेदिंग फैसिलिटीज के लिए बोला गया है कि ये जो रेशियो है ऑफ 1/10 रेजिडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड ओनली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पर श्रेष्ठ स्कीम के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग श्रेष्ठ स्कीम। तो पहले यहाँ पर बोलते हैं क्लास 6 12th गर्ल्स जो है वो 2 लाख रुपए यहाँ पर रिसीव करेंगी, 7th पास एलिजिबल है, पेरेंटल एनुअल इनकम यहाँ पर 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, फ्री हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन देते हैं मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में, जिसमें कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है। तो क्लास 9 तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज जो है वो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कवर करती हैं इसके। तो इन्होंने किया था 3000 सीट्स के ऊपर, तो काफी उस टाइम दिसंबर के अराउंड की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से उनको लेते हैं। एडमिशन टॉप टियर प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में कराने का गोल रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली फंड करती है एजुकेशनल और बोर्डिंग एक्सपेंसेस को। एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पर जो है वो आपके किए जाते हैं और स्कोर कार्ड रिलीज किए जाते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो जहां पर भी एप्लीकेंट्स की एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और इनकी एज 12 से 16 साल के बीच में है या फिर 40 से 18 अगर क्लास 11th में है तो ये एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 ओनली हो जाएगा, एससी स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2.5 लाख वाला ही क्राइटेरिया आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड एन ओल्ड स्कीम जो कि आपकी क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं 68 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो आपका इसमें एनरोल कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं 58 ईयर्स के स्पाउस यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर डेथ, या फिर इमीडिएट पेंशन। तो अब आपको बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो आपकी ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करती है। देखो एलिजिबिलिटी में जो एज होती है वो तो 18 से 40 इयर्स की होती है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मंथली इनकम की तो वो 15,000 कंट्रीब्यूट करते हैं, 55 रुपीज से 200 रुपीज मंथली, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैच करती है। यहाँ पर मिनिमम अश्योर्ड मंथली पेंशन जो दी जाती है वो आपकी 3,000 रुपए तक दी जाती है आफ्टर 60 एज, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने स्ट्रीट वेंडर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, रैग पिकर्स, सिमिलर ऑक्यूपेशंस हैं, उनके लिए ये एलिजिबल होते हैं। गारंटीड मंथली पेंशन 3,000 रुपए की जब ये 60 साल के हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मैच करती है सब्सक्राइबर के कंट्रीब्यूशन को 1:1 रेशियो में। और यहाँ पर हमारे पास में अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो 60 के बाद में होती है तो स्पाउस को 50% पेंशन का अमाउंट दिया जाता है। अगर सब्सक्राइबर एग्जिट कर जाते हैं 60 साल की उम्र से पहले तो कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ में सेविंग इंटरेस्ट लगता है और इनको वापस दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। बस ये याद रखना फुल अमाउंट नहीं दिया जाता, 50% अमाउंट दिया जाता है। और ये यहाँ पर एनपीएस, ईएसआईसी, ईपीएफओ के अंडर कवर्ड नहीं होने चाहिए और एक टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। मंथली इनकम 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसमें बोला गया है। अब यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगेन एज आई सेड ना, बहुत सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में चल रही थी, जो आपकी कॉन्टिन्यूस न्यूज में थी, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर स्टैटिक क्वेश्चन भी देखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है कि स्कीम्स अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो उनकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पर कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं जो कि करेंट ईयर में आपके रेलेवेंट है वो आपको पता होने चाहिए। पेंशन, इंश्योरेंस के बारे में, पेंशन के बारे में बहुत बोला जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एमएसएमईज को हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो यहाँ पर दे आर सेइंग पब्लिक प्रोविडेंट फंड फुल विड्रॉल यहाँ पर आपको अलाउ करते हैं आफ्टर 15 इयर्स। मैंडेटरी है यहाँ पर ₹500 का कंट्रीब्यूशन एवरी मंथ। 25% का पार्शियल विड्रॉल जो है वो 5 साल के बाद किया जा सकता है। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अब इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स में आता है आपका जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ जाता है फेज 1 में कि कितना इंटरेस्ट ये अभी करेंटली दे रहे हैं, तो 7.51% जैसे अभी दिया जा रहा है। फिर 15 साल का टेन्योर है, इस तरह के ना क्वेश्चन आते थे। अभी शायद उतना नहीं आए हैं, लेकिन वही है कि बार बार ना पैटर्न्स जो पुराने वाले थे उनका मिक्स करके रिपीट कर दिया जाता है। तो जैसे सेविंग अकाउंट में क्या रेट चल रहे हैं, तो जो भी उस टाइम का आपका फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर चल रहा है वो आप देख लो कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट्स आपके जा रहे हैं एग्जाम देने से पहले फॉर फेज 1 जनरल अवेयरनेस। 15 साल का टेन्योर है, मैक्सिमम यहाँ पर एनुअल डिपॉजिट 1.5 लाख के दिए जाते हैं, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 80C, टैक्स फ्री इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का है, जिसको हम 5 साल के ब्लॉक्स में अपना एक्सटेंड कर देते हैं। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर, और जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर 7.1% पर एनम रहता है, कंपाउंड करते हैं एनुअली, और इंटरेस्ट यहाँ पर लोएस्ट बैलेंस शीट के साथ में कैलकुलेट किया जाता है। फाइन, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन से आंसर्स आपकी जो स्टेटमेंट्स वो करेक्ट हो जाएंगी। तो अब बताओ यहाँ पर क्या क्या करेक्ट होगा। जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंडेटरी करना कि भाई डिपॉजिट आपको यहाँ पर 500 रुपए का ही करना है, ये आपका मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन है, मैंडेटरी यहाँ पर मंथली नहीं है। और 25% वाले जो विड्रॉल रूल्स हैं वो यहाँ पर फिक्स लिमिट नहीं है, आपकी विड्रॉल रूल्स अलग अलग होते हैं पार्शियल विड्रॉल्स के, उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। सो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। पीएम कौशल केंद्र, तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि आपके पास कैटेगरी ए में ये बोल रहे हैं 8,000 स्क्वायर फीट है। देन यहाँ पर आपके पास में रेटेड कॉर्पोरेट ऑटो एलिजिबल पूछ रहे हैं, और एनजीओ मीटिंग नॉर्म्स कैन एस्टैब्लिश पीएमकेके। तो यहाँ पर अब आपसे किसके बारे में बात की जा रही है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जा रही है। तो देखो हमारे पास में पीएम कौशल केंद्र आई क्यों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बेसिकली अभी आया था PMKVY 4.0 जिसके अंडर ट्रेनिंग दी जा रही थी इन कौशल केंद्रास में, जहां पर एलिजिबिलिटी 15 से 45 इयर्स थी और रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग RPL इसको बोला गया। इसमें इन्होंने बात की कि जो एज रेंज है वो 59 इयर्स तक हो जाती है। अनएम्प्लॉयड यूथ और स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स को यहाँ पर हेल्प की जाएगी, जिसमें कि आप कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया अगर मीट करते हो, जैसे 5th 8th 10th या 12th पास, तो आपको स्पेसिफिक जॉब रोल या कोर्स आप जो भी चूज करते हैं वो प्रायर जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी जाती हैं। तो ये क्या है, मॉडल स्टेट ऑफ आर्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, स्टैब्लिश किए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। इसके अलावा यहाँ पर NSDC जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये फ्री इंडस्ट्री रेलेवेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब आपके पास में क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि इनको कौन यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो जो कैटेगरी ए सिटीज हैं वहां पर हमें मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने पूछा है, मिनिमम सेंटर साइज आपका 8000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए ऑफ बिल्ट अप, और डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 4 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट 2 डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स कवर करनी है, एटलीस्ट जो ऑफर ट्रेड्स हैं उनमें से 2 आपके मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में होनी चाहिए, और मिनिमम मैंडेट है कि यहाँ पर 1000 कैंडिडेट्स पर ईयर होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। फिर आपसे एनजीओ जो नॉर्म्स मीटिंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इसको खोल सकते हैं। रेटेड कॉर्पोरेट्स का ये बोल रहे हैं कि ये ऑटो एलिजिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एनजीओ और प्राइवेट एंटिटीज को कंप्लायंस नॉर्म्स यहाँ पर मीट करने होंगे, तब ये इसको खोल सकते हैं, लेकिन ऑटो एलिजिबल जैसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। MSME और फाइनेंशियल पोर्टल्स, एग्रीकल्चर स्कीम, सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कुछ की थीम्स थी जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो की थीम्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, उस साल की, उस बजट की और इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें की गई हैं उनसे रिलेटेड, कि क्या बातें चल रही हैं, किससे रिलेटेड चल रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने आंसर्स भी लिखने होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इन एमसीक्यूज को समझना, पढ़ना, और कोई भी डाउट है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर RBI ग्रेड बी के हमारे कोर्सेज लाइव है। अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या मैम आप YouTube पर सारी वीडियोस कवर करते हो, यस सारी वीडियोस कवर्ड हैं। अगर आप लोग यहाँ पर फाइनेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स सेक्शन में RBI ग्रेड बी में जाओगे, आपको चैप्टर वाइज सारा कवरेज है, लेकिन वो 1 शॉर्ट्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो 3 शॉर्ट्स आपकी फाइनेंस की हैं और 2 यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट की हैं। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर डाउट आता है ESI के लिए। तो ESI में आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी, 3 प्लेलिस्ट है ESI की। एक है जिसमें सेबी और RBI कंपोजिट कवर्ड है, एक है जिसमें केवल RBI के टॉपिक्स है, और एक है जिसमें केवल सेबी के टॉपिक्स हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट कर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड यहाँ पर कुछ और चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए इनिशिएटिव्स मैं लेकर आऊंगी जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन अब होलिस्टिक होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने कॉन्सेप्ट को अब स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट वीडियोस को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में। एंड आपको पता है यूट्यूब पर जो क्लासेस मैं देती हूँ वो पेड लेवल कंटेंट ही होता है। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग मेरे सेबी के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट ट्रीट इट लाइक अ फ्री कंटेंट, ट्रीट इट लाइक अ कंटेंट दैट इज मेक यू क्लियर योर एग्जाम। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।